अशोक और मालती अपनी बेटी दीपशिखा की शादी को लेकर बहुत ही परेशान थे। दीपशिखा दिखने में तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी और वो आदत थी पाद मारने की। और उसकी पाद भी कोई नॉर्मल पाद नहीं होती थी। उसकी दुर्गंध इतनी भयानक होती कि सभी के मुंह से निकल जाता। अरे उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं, इसको। जो भी लड़का उसे देखने आता दीपशिखा की उस समय ना चाहते हुए भी पाद छूट जाती और उसका रिश्ता टूट जाता। पूरे 2 दर्जन लोगों ने हमारी बेटी को रिजेक्ट कर दिया है। पता नहीं इसकी शादी कभी होगी कि नहीं। अरे ऐसा मत कहिए, भगवान ने सबके लिए कोई न कोई जोड़ी बना कर रखी है। मालती ये बोल ही रही थी कि दीपशिखा जो वहाँ बैठी मूली खा रही थी, उसने जोरों की पाद मार दी। पाद की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि टेबल पर रखा मोबाइल नीचे गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई। और उसके बाद वहाँ जो बदबू फैली, उसके कारण अशोक और मालती बेहोश होते होते बचे। अरे दीपशिखा, तुझे पाद ही मारना था तो यहाँ से उठकर चली जाती, दूसरे कमरे में पाद मार लेती, लेकिन तू है कि अपनी आदत से बाज नहीं आती। अरे माँ, मैं उठकर जाने ही वाली थी, लेकिन तब तक पाद छूट गई। ये कहते हुए उसने एक बार फिर से पाद मार दिया। मालती और अशोक नाक पर हाथ रखे हुए दूसरे कमरे में चले गए। 2 दिन बाद की बात है। अशोक ने पंडित जी को घर पर बुलाया था। पंडित जी ने एक बहुत अच्छा रिश्ता उन्हें बताया था। लड़का जिसका नाम मुकेश था, वो बैंक में मैनेजर था और अच्छे परिवार का भी था। उसके पिता रिटायर्ड प्रोफेसर थे, माँ हाउसवाइफ। अरे नहीं नहीं अशोक जी, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। एक पैसे की डिमांड नहीं है उनकी। अरे अच्छे खाते पीते परिवार से हैं। उन्हें दीपशिखा पसंद तो है ना? अरे 100% पसंद है, तभी तो मुझे बात आगे बढ़ाने के लिए बोला है। पंडित जी ये बातें कर ही रहे थे कि दीपशिखा दूसरे कमरे से वहाँ आई और अपना मोबाइल खोजते हुए बोली, माँ तुमने मेरा मोबाइल देखा है क्या? मिल नहीं रहा है, मुझे अर्जेंट कॉल करना है। ये कहते हुए उसने जोर की पाद मार दी। पंडित जी जो इतनी देर से दीपशिखा की तारीफ कर रहे थे, उन्होंने उसकी ओर तिरछी नजरों से देखा और कहा, मुझे भी एक अर्जेंट काम याद आ गया, मुझे इजाजत दीजिए। ये कहते हुए पंडित जी वहाँ से नाक बंद कर निकल गए। उनके जाने के बाद, अरे बेटा, बहुत मुश्किल से ये रिश्ता मिला है, तुम अपनी इस आदत के कारण उसे खो मत देना। मैं क्या करूं पिताजी, मैं कंट्रोल करने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन होता नहीं। बहरहाल किसी तरह दीपशिखा की शादी मुकेश से हो गई। सुहागरात वाले दिन की बात है। तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम्हारी जैसी लड़की से मेरी शादी हुई। दीपशिखा जो पूरी शादी में किसी तरह कंट्रोल करके अपने पाद को दबाए बैठी थी, उसने उस मोहब्बत के लम्हे को अपनी पाद से थरथरा दिया। मुकेश बिस्तर से गिरते गिरते बचा। अरे कहीं भूकंप तो नहीं आ गया? भूकंप नहीं तो। तभी उसके नाक से पाद की बदबू टकराई, जो इतनी भयानक थी कि उसका मन उल्टी करने का करने लगा। क्या हुआ जी, आपको उल्टी क्यों आने लगी? आपने कुछ ज्यादा ही खा लिया क्या? अरे नहीं नहीं, खाया तो मैंने बिल्कुल कम है। मुझे उल्टी इस गंदी बदबू के कारण आ रही है। पता नहीं कहाँ से आ रही है ये बदबू। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे टेंशन मत लो, मैं अभी इस बदबू का इलाज करता हूँ। मुकेश बिस्तर से उठा और अलमारी से रूम फ्रेशनर निकालकर कमरे में छिड़कने लगा। रूम फ्रेशनर की आड़ में दीपशिखा के पाद की बदबू भले ही छिप गई हो, लेकिन उसकी इस आदत का पता मुकेश को लग गया। एक रात जब वो देर रात तक ऑफिस का काम कर रहा था, तभी दीपशिखा उसके पास आई और कहा कि सारा दिन काम 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 काम, कभी तो हमें भी समय दे दीजिए। अरे एक जरूरी फाइल बना रहा हूँ, कल बैंक का प्रेजेंटेशन है। एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। मुकेश ने अपनी बात अभी खत्म भी नहीं की थी कि दीपशिखा ने जोरों की पाद मार दी। कुछ ही सेकंड में उस पाद की बदबू इतनी बुरी तरह से कमरे में फैल गई कि मुकेश का दम घुटने लगा। ये पाद की बदबू कुछ जानी पहचानी लग रही है। सुहागरात के दिन भी ऐसी बदबू आ रही थी। कहीं इस बदबू के पीछे दीपशिखा तो नहीं है? मुकेश ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उस पर नजर रखने लगा और अगले ही दिन उसे पता लग गया कि दीपशिखा ही उस बदबू की जड़ है। धीरे धीरे दीपशिखा के सास ससुर को भी उसकी इस गंदी आदत का पता लग गया। एक दिन वे सभी एक रिश्तेदार की पार्टी में जाने वाले थे। तभी दीपशिखा भी तैयार होकर वहाँ आई तो उसे देखकर मुकेश ने कहा, अरे दीपशिखा, तुम भी हमारे साथ आ रही हो क्या? हाँ, सब लोग जा रहे हैं तो मैं घर में अकेले क्या करूँगी? अरे दीपशिखा, वो क्या है ना कि हम घर में ताला बंद करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मोहल्ले में अक्सर चोरी होती रहती है। अगर हम सभी चले गए तो कोई ना कोई चोर घर में घुस जाएगा। हाँ हाँ, अभी 2 दिन पहले ही तो शर्मा जी के घर में चोर घुस आए थे। दीपशिखा, अगर तुम्हें मन है शादी में जाने का तो तुम जाओ, मैं घर पर रहती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर दीपशिखा ने कहा, अरे नहीं नहीं माँ जी, आप लोग जाइए ना, मैं घर पर रहती हूँ। ये बात तो आई गई हो गई, लेकिन धीरे धीरे दीपशिखा को लगने लगा कि वे सभी जानबूझकर उसे कहीं ले जाने से बचते हैं। यहाँ तक कि घर में भी कोई उससे ठीक से बात नहीं करता था। कोई मेहमान अगर घर पर आता तो उसे उसके सामने नहीं जाने दिया जाता। उसका पति मुकेश भी अब उससे खिंचा खिंचा रहता, यहाँ तक कि वो रात को उसके पास सोता भी नहीं था। एक दिन जब उसने मुकेश से इस बारे में पूछा तो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे क्यों खिंचा खिंचा रहता हूँ? अरे तुम्हारी आदत के कारण। अरे पादते तो सबको ही हैं, लेकिन ऐसी जहरीली पाद और लगातार पाद कौन बर्दाश्त करेगा? मेरी तो किस्मत ही फूट गई कि तुम्हारे जैसे पतक्कड़ मेरे जीवन में आ गई। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चला गया। दीपशिखा बहुत रोई, लेकिन रोने से पादने का तो कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि रोने से उसकी पाद रुक जाए। उसके सास ससुर भी अब उसे गाहे बगाहे ताने देने लगे।
बहू, वो आज कुछ मेहमान घर पर आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जब तक वो रहें तुम ऊपर वाले कमरे में खुद को बंद कर लेना, और जब तक वो ना जाएं तुम बाहर मत निकलना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पादने की आदत के कारण बिरादरी में लोग मेरी हंसी उड़ाएं। दीपशिखा को अब वो घर काटने को दौड़ता था। पादती तो वो अपने घर में भी थी, लेकिन उसके माता पिता उसका इस तरह से अपमान कभी नहीं करते थे। वो बेचारी अब घुट घुट कर उस घर में रहने को मजबूर थी। मन तो उसका करता कि वो भाग जाए, लेकिन वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। एक बार की बात है, रात के 11:30 बजे थे, तभी कुछ चोर उसके घर में घुस आए। बहुत मोटी पार्टी है ये, अच्छे से हाथ साफ करना है इनके यहाँ। मैं घर वालों को अपने कब्जे में लेकर उनसे गहने और रुपए निकलवाता हूँ। तब तक राका, शाका, पिंटू और मंटू सारा कीमती सामान इस बोरे में भरो। एक चोर चाकू की नोक पर उन सभी को बाहर ले आया और घर के सारे गहने और रुपए समेटने लगा। शोरगुल और खटर पटर की आवाज से ऊपर वाले कमरे में सोई दीपशिखा की आंखें खुल गई और वो कमरे के बाहर आई तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माल और कहाँ है घर में, बताओ, नहीं तो चाकू पेट के अंदर पूरा का पूरा डाल दूंगा। उसने देखा कि चोरों के गिरोह ने उसके पति और सास ससुर को बांध कर रखा हुआ है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो चीखती हुई नीचे आई। तुम लोग मेरे घर में कैसे घुस आए और मेरे पति और सास ससुर को तुमने क्यों बंधक बना कर रखा है? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ओए झांसी की रानी, ज्यादा नाटक मत कर, नहीं तो चाकू जाएगा तेरे पेट के अंदर और तू जाएगा सीधा ऊपर। वो ये बातें कर ही रहे थे कि दीपशिखा को जोर की पाद आई और उसने पाद मार दी। पाद की आवाज से चोरों में खलबली मच गई और जैसे ही पाद की बदबू फैली चोरों का दम घुटने लगा। अरे राका, मेरा दम घुट रहा है, इतना गंदा कौन पादता है बे? भाई मुझे तो उल्टी आ रही है और बेहोशी सी छा रही है। पाद सूंघने के बाद सारे चोरों की हालत एक जैसी ही थी। थोड़ी देर बाद वो सभी पाद की बदबू से बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही दीपशिखा ने पहले तो अपने ससुराल वालों को बंधन मुक्त किया और फिर पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत ही वहां आई और उन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आपकी बहू तो बहुत ही बहादुर है। इन चोरों ने पिछले कई महीनों से हमारी नाक में दम कर रखा था। हर बार ये हमसे बच भी जाते थे, लेकिन आज आपकी बहू ने तो कमाल कर दिया। हम बहुत जल्द ही आपकी बहू को सम्मानित भी करेंगे। हमारे देश को ऐसी बहादुर महिला की बहुत जरूरत है। पुलिस उन्हें लेकर चली गई। दीपशिखा की पादने की आदत ने उसके ससुराल वालों की जान तो बचाई ही, उन चोरों को भी पकड़वा दिया। उसके ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दीपशिखा से माफी मांगी और गाते हुए कहा, तेरा पाद 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 बदबूदार, पर फिर भी हम करते हैं तुमसे प्यार। प्यारी